अभिराज ने एक बार उन कपड़ों की तरफ देखा जो अरण्या ने उसे लाकर दिए थे। ये कपड़े बेहद खूबसूरत और मुलायम थे। कोई शक नहीं, इन्हें रेशम के धागों से तैयार किया गया था। उसके कपड़े कल रात वाले हादसे के बाद वैसे भी काफी गंदे हो गए थे और कुछ कुछ फट भी गए थे। हालांकि इन कपड़ों से काफी हद तक लड़कियों के कपड़ों वाला एहसास हो रहा था, मगर फिलहाल उन्हें पहनना अभिराज की मजबूरी थी। मैं तुम्हारे लिए एकदम ताज़ा खाना पकड़ कर लाई हूँ, तुम खाकर खुश हो जाओगे, अरण्या ने चहकते हुए कहा। पकड़कर? अभिराज ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। अरण्या ने जल्दी से हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और उसे मेज के पास रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। अभिराज के वहां बैठते ही अरण्या ने एक बड़ा सा केले का पत्ता उसके सामने रख दिया, मगर उस पर रखा खाना देखकर वो घबराकर कुर्सी से नीचे गिरते गिरते बचा। ये क्या है? ये केंचुए और यहाँ की भूमि में पाए जाने वाले सबसे स्वादिष्ट और पौष्टिक कीड़े हैं। पूरा एक प्रहर लग गया मुझे इन्हें तुम्हारे लिए खोजकर निकालने में। कौवों को सुबह के नाश्ते में यही खाना पसंद होता है। दादी माँ की कहानियों में लाखों बार सुना है मैंने। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। अभिराज ने अब अपना सिर पकड़ लिया। तुमसे किसने कहा मैं कौवा हूँ? अच्छा, तो तुम कौवे नहीं हो? मुझे लगा ही था। वैसे भी तुम्हारा रंग कुछ ज्यादा ही सफेद है। तुम जरूर हंस होगे? नहीं, ये भी नहीं। तो फिर पक्का तुम बतख होगे? नहीं, कौवा नहीं, हंस नहीं, बतख भी नहीं। फिर तो तुम जरूर मुर्गी होगे। हद है। अभिराज झल्लाते हुए उठकर खड़ा हो गया। मुर्गी? कम से कम मुर्गा ही कहा होता उसने। कभी अग्निबाज का नाम सुना है? वो जो जहां तहां वनों में आग लगाते फिरते हैं, तुम वो हो? मैं कभी किसी वन में आग नहीं लगाता। तुम खुद भी वनवासी हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि गर्मी की वजह से वनों में आग स्वतः लगती और फैलती है। अभिराज ने नाराज होकर जवाब दिया। मुझे तो तुम अग्निबाज कम और हवाबाज ज्यादा लग रहे हो, अरण्या ने मुंह बनाते हुए धीरे से जवाब दिया। अब तक अभिराज का धैर्य चुक गया था। अपनी जगह से उठते हुए उसने हवा में अपने हाथ फैलाते हुए अपनी मुट्ठियां कसी और अगले ही पल उसके कंधे पर 2 विशालकाय पंख प्रकट हुए। अभिराज ने उन्हें हवा में 2 बार फटफड़ाया और उसके सुनहरे पंखों की चमक से अरण्या की आंखें चुंधिया गईं। उसने फटी फटी आंखों से अभिराज की तरफ देखा। इस वक्त उसका रूप सोने की तरह चमक रहा था। इतना शानदार और खूबसूरत मानव पक्षी उसने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा था। वाह! एकटक अभिराज की तरफ देखते हुए उसके मुंह से निकला। अरण्या पर अपना प्रभाव पड़ते देखकर अब अभिराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कम से कम अब ये छोटी सी पौध उसे गंभीरता से लेगी और उसका मजाक नहीं उड़ाएगी। तुम अपना रूप बदल सकते हो? तुम्हें जादू आता है? मुझे भी सिखाओ ना, अरण्या उसके सामने मनोहार करती हुई सी बोली। ये इतना आसान नहीं है, सालों लग जाते हैं इसमें, अभिराज ने अब गर्व से भरकर जवाब दिया। अच्छा, तुम्हें कितने साल लग गए ये सब सीखने में? पूरे 700 साल। अरण्या ने अब उसे ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे नहीं पता था तुम इतने बूढ़े हो। मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं नई नई चीजें जानने और समझने के लिए धरती पर जाकर आया हूँ और वहाँ के और हमारे समय में अंतर है। तुम्हें इतना भी? छोड़ो, मैं भी किसे समझा रहा हूँ। जिसे लड़के और लड़की तक का फर्क नहीं मालूम, उसे ये सारी चीजें कहाँ पता होंगी। तुम धरती पर गए थे? मतलब वो जगह सच में है? अरण्या की आंखें हैरानी से फैल गईं। अब तक तो वो दादी की कही कहानियों को बस कोरी कल्पना ही समझती आई थी। सुनो ना, तुम मुझे भी एक बार वहां लेकर चलोगे? मुझे भी वो जगह देखनी है। मैं इस कानन वन से बाहर कभी गई ही नहीं। तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं गई? अभिराज ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। अरण्या ने न में अपनी गर्दन हिला दी। ठीक है, तुम अपने माता पिता से इस बारे में बात कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। उनकी फिक्र तुम मत करो, वो कुछ नहीं कहेंगे, अरण्या ने जल्दी से जवाब दिया। असलियत तो ये थी कि इस कानन वन की सीमा से बाहर निकलने और यहाँ अंदर आने से पहले महारानी कनिका की आज्ञा की जरूरत पड़ती थी, और वो बेहद जरूरी होने पर ही किसी को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर आने देती थी। इसलिए इतना तो तय था कि अरण्या को बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलने वाली थी। लेकिन अभिराज के बड़े बड़े पंखों को देखकर अरण्या को एक उम्मीद जरूर जागी थी कि वो उसे आराम से यहाँ से बाहर ले जा सकता है। तुम्हारे वन में कोई पानी का सोता नहीं है ना? आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरण्या ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बगीचे में बने एक छोटे से सोते के पास ले आई। उसे पत्थरों से घेरकर उसके आसपास करीब 2 फीट तक ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके आसपास खूबसूरत फूलों के पौधे और झाड़ियां लगी थी जो वहां के माहौल को बेहद खुशनुमा बना रही थी। उसने एक पौधे के पत्ते को मोड़कर उसका दोना बनाया और उसमें पानी भरकर पीने लगा। प्यास के मारे वैसे ही उसका गला सूख रहा था।
यहाँ का पानी काफी मीठा और साफ है, पर ये गर्म क्यों है? उसने मुड़कर अरण्या की तरफ देखा और उसे मानो सदमा लग गया। वो उस पत्थरों से बनी दीवार पर बैठी मजे से उस पानी में अपने पैर डुबोए उन्हें पानी में छपछपा रही थी। ये पानी किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? नहाने के लिए। हम सब यहीं तो आके नहाते हैं। ये गर्म पानी का सोता है ना? अभिराज को अब उल्टी आने लगी थी। उसने झल्लाते हुए अरण्या की तरफ देखा। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि यहाँ आने वालों को साफ पानी पिला सको? अरे बदतमीज तो तुम हो। अभी तुमने खुद कहा कि यहाँ का पानी बहुत मीठा और साफ है, और अब तुम मुझ पर गंदा पानी पिलाने का इल्जाम लगा रहे हो। तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं और खुद ही पानी पी लिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुका तो पागल हो जाऊंगा, अभिराज ने गुस्से में वहां से जाते हुए कहा। उसे जाते देखकर अरण्या का कलेजा मुंह को आ गया। अगर ये चला गया तो शायद वो इस कानन वन की सीमा से कभी बाहर नहीं जा पाएगी। उसने तुरंत आगे बढ़कर अभिराज का रास्ता रोक लिया। अरे बड़े एहसान फरामोश पक्षी हो तुम। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरे इस एहसान का बदला चुकाए बिना ही यहाँ से जा रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? अभिराज ने रूखे स्वर में पूछा। मुझे भी अपने साथ चलो, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। ये संभव नहीं है। कानन वन नवाजों की सीमाओं से बहुत अलग है। यहाँ से किसी को बिना इजाजत के अपने साथ ले जाने से दोनों राज्यों के बीच टकराव की स्थिति आ सकती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरण्या को अब अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो ठीक है, वरना अब मुझे जाना होगा। अरण्या को कोई जवाब न देते हुए अभिराज ने अपने विशालकाय पंख फड़फड़ाए और वहां से उड़ने को हुआ। उसे सचमुच जाते देखकर अरण्या बुरी तरह घबरा गई। रुको, तुम मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। उसने घबराहट में अभिराज का पैर पकड़कर खींचा और उस एक पल में अभिराज का संतुलन बिगड़ गया। खुद को संभालते संभालते भी वो उस गर्म पानी के सोते में जा गिरा। छपाक की एक तेज आवाज के साथ अरण्या ने डर कर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये 700 साल का बूढ़ा पक्षी तो बड़ा अनाड़ी निकला। बस एक ही हाथ में चारों खाने चित हो गया और मैं इसे बड़ा शक्तिशाली समझ रही थी। बड़ी मुश्किल से तैरते हुए अभिराज पानी की सतह पर आया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? अरण्या के कुछ जवाब देने से पहले ही वहां रक्षिकाओं की आवाज गूंजने लगी। रक्षिकाओं का समूह उसी दिशा में आ रहा था। अरण्या ने घबराते हुए अभिराज की तरफ नजर डाली, जो अब पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। अगर रक्षिकाओं ने उसे यहाँ देख लिया तो? कानन वन में पक्षियों का आना सख्त माना था। ऐसे में वहां इतने विशालकाय अग्निबाज की मौजूदगी की खबर जानकर महारानी कनिका क्या करेंगी? जानने के लिए जरूर सुनिए द फ्लावर प्रिंसेस का अगला भाग।